अनिरुद्ध गर्ग, इनसे बातचीत शुरू करते हैं, पार्टनर एंड हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट पीएमएस के। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये अर्निंग सीजन का श्री गणेश बहुत अच्छा नहीं हुआ है ना। अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी श्रेया से, आशीष से। भाई ठीक है 17 की पी पर टीसीएस है, लेकिन ग्रोथ कहाँ है? इस पी पर भी अगर मैं जाऊं टीसीएस को कैप्चर करने के लिए तो ग्रोथ विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। आपने टीसीएस के नंबर्स देखे, हर पैरामीटर्स पे नंबर देखे। शुरुआत करते हैं आईटी से ही। आपका सेंस क्या कहता है इस पी कूल ऑफ के बाद? क्या आपको उतनी ग्रोथ नजर आ रही है कि आप इस पी पर इन स्टॉक्स को कैच करेंगे? वीरू जी नमस्कार। देखिए मेरा स्टैंस पिछले 2 साल से बड़ा क्लियर रहा है। थोड़ा तो क्योंकि हम मोमेंटम और रिलेटिव चेंज को देखते हैं, लेकिन ये तो स्टॉक्स उल्टा नेगेटिव रिलेटिव चेंज वाले स्टॉक्स हैं जी। इतना बड़ा चेंज आया है आईटी में विच इज एआई, और ये लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं है अभी तक। आई डोंट थिंक हमारे पोर्टफोलियो में ना तो 1% कोई भी आईटी स्टॉक इंडिया का है, ना हमारी इतनी, अगर आप बोलते कि जैसे वैल्यूएशन करेक्ट हुई है, वैल्यूएशन करेक्ट से मतलब ही नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोडक्ट आगे जो ग्रोथ ड्राइवर बनेगा वर्ल्ड में, वो इनके पास है ही नहीं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में। चाहे 98 99 का रन, 2000 का रन था, चाहे 2008 का रन था, हमारे पास हमेशा जिस चीज के पीछे ग्रोथ आनी थी वो लीडर्स होते थे, लेकिन इस बार नहीं है। सो आई थिंक जितनी बड़ी एआई डिसरप्शन है, मैं भी ये डिस्कशन सुन रहा था जो श्रेया और दूसरे एंकर कर रहे थे, मुझे लगता है कि वी आर नॉट प्राइजिंग इन द बिग डिसरप्शन दैट इज हैपनिंग इन एआई। और या तो ये कंपनीज ये बायबैक और ये सब बंद करके ये पैसा जो इनके पास है इसको एआई की तरफ लगाए, वरना ये बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ और ये तो बात हो गई आईटी की, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहे हैं, लेकिन क्या एक सेंस बन रही है अनिरुद्ध जी कि अब शायद मार्केट में जो वो वॉर के चलते रिलेटेड हमने भयंकर बिकवाली देखी थी, अब वो कहीं ना कहीं थम गई है और यहाँ से जो अपमूव मिले हैं मार्केट में वो अब इंटैक्ट रहेंगे? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है एक लोअर वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक्स जहां ग्रोथ है उन स्टॉक्स को लेने के लिए। तो ओवरऑल हमें ये लगता है कि हाँ, एक दिस मंथ एंडिंग, मार्च एंडिंग, और अभी भी एक अच्छी वैल्यूएशंस, एक अच्छा प्राइस है जिसपे आप अपने वो स्टॉक्स जो आपको 10-20-25% नीचे मिल रहे हैं वो ले सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हम ले वहां पे जहां पे हमें ग्रोथ दिखती है, जहां पे हमें ग्रोथ की सर्टेनिटी है, जहां पे हम रिलेटिव चेंज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस रीजन से ग्रोथ आएगी या इस रीजन से ग्रोथ घटेगी। उन चीजों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एफआईआईज इंडिया में क्यों बेच रहे हैं और एफआईआईज की बिकवाली इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों आई, या आगे भी अगर कहीं जाके आती है तो क्यों आएगी। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनीज इंडिया में ये लोग होल्ड कर रहे हैं उनमें ग्रोथ का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कम है। तो थोड़ा सा इंडिया ग्रोथ में इस टाइम वर्ल्ड में पीछे है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आल्सो, इंडियन मार्केट्स आर द वीकेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब इतना ही है कि हमें पिक एंड चूज ही रहना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पिक एंड चूज रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी आईटी की बात हुई, अभी आपने श्रेया ने आपसे बड़ा मार्केट प्रश्न पूछा। ग्रोथ की विजिबिलिटी नजर कहाँ आ रही है आपको? आई मीन स्पेस कौन कौन से होंगे? जब आपने पीएम में अपने स्टॉक्स इंक्लूड किए, सबसे हाई ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहाँ पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? और जो आपके पीएमएस में इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की आपको लगता है कि गुंजाइश रखते हैं? देखिए सर, हमारा पोर्टफोलियो इस टाइम पे 5 से 6 सेक्टर्स में बटा हुआ है और एक हाई कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो देखिए, अगर पिछले साल से शुरू करते हैं, जीएसटी कट आए, इनकम टैक्स कट्स आए, वहां से गेम घूमी टुवर्ड्स कंजम्पशन। अब आपको पैसा बचा, आपके पास अब पैसा बचा तो आप उसका क्या करेंगे? या तो सेविंग करेंगे या करेंगे आप इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो पुराना एफडी कल्चर था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं कोविड के बाद इंडियन इन्वेस्टर है जो, या इंडियन सेवर है, वो इक्विटी कल्चर में एंटर कर चुका है और एफडी कल्चर से दूर जा चुका है। दिस इज अ रियलिटी।
तो जितने भी एएमसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में जब चाहे वो एक्सचेंजेस हो, ये सारे स्टॉक्स हमें ऐसा लगता है कि इनमें एक अच्छी ग्रोथ, एक डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ, हायर डबल डिजिट ग्रोथ, जैसे कि 21% की ग्रोथ, 15 से 20% की ग्रोथ इनमें देखी जा सकती है आने वाले टाइम में भी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मार्केट के अच्छे स्टॉक्स में रहने चाहिए। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है, हमें ये लगता है कि देखिए लेंडिंग की नई बुक्स कौन बना रहा है। तो ऑल दोस्त, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं कि नई बुक्स कौन बना रहा है, रेदर देन कि 10 साल से बनाई हुई बुक्स पे हैवी कौन है, तो आपको कहीं ना कहीं लेंडर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिकॉज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आए पिछले क्वार्टर, और आई एम वेरी श्योर कि इस क्वार्टर में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इनके रह सकते हैं। कहीं ना कहीं नई एनबीएफसीज और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हमारी थोड़ी रुचि हमें दिख रही है। इसके अलावा हमें थोड़े अच्छे लगते हैं ऑटो सेक्टर के शेयर्स, बिकॉज हमें लगता है अभी भी उनमें एक्सूबरेंस नहीं हुई है। और अगर आप इनकी कॉन कॉल्स और इनकी मीटिंग्स अगर आपने अटेंड करी हो तो आपको समझ आएगा कि इंडियन ऑटो सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ डिसरप्शन मूवमेंट, एंड कुछ कंपनीज हैवी मोटरसाइकिल्स में हैं या ऑटोज में हैं, उनकी जो प्लानिंग है अगले 3 से 4 साल की, वो बहुत अच्छी है। तो ये हमें लगता है कि कंपनीज ठीक रहनी चाहिए। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत मेटल सेक्टर्स पे भी बुलिश हैं, बिकॉज हमें लगता है ग्लोबल मेटल रन चल रहा है और ये अभी रुकेगा नहीं, स्पेशली इन द नॉन फेरस साइड ऑफ थिंग्स। ओके, मेटल ऑटोज, बैंक एंड एनबीएफसी स्पेस आपको पसंद आ रहे हैं अनिरुद्ध जी। अच्छा, एक स्पेस जिसकी हम चर्चा अक्सर करते नहीं है, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। पावर इक्विपमेंट स्पेस, जी वर्नोवा हो गई, सीमेंस हो गए, हिताची एनर्जी, देखिए ऐसे स्टॉक जिसने गजब के रिटर्न्स दिए हैं। तो पावर इक्विपमेंट सेक्टर आपको कैसा लगता है अनिरुद्ध जी, और क्या हाल फिलहाल में आपने कुछ एड ऑन किया है, कुछ फेरबदल किया है? मैं भी क्वेश्चन आंसर करने के बाद ना ये सोच रहा था कि ये वाला सेक्टर बताना रह गया, बिकॉज ये भी हमारे पोर्टफोलियो का एक अच्छा पार्ट है। तो आप देखिए, अब मुझे इंडिया में देखिए, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, अगर आप क्लाउड यूज करते हैं, अभी तक हमारा ज्यादा क्या कहते हैं ना कि हम लोग उतने टेक सेवी नहीं है फाइनेंस वाले लोग, लेकिन अगर आप क्लाउड यूज करते हैं, आप चैट जीपीटी और वो गूगल का जेमिनी यूज करते हैं, तो आपको ये समझ आ चुका है कि देखिए दुनिया तो चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में मेमोरी की और पावर की डिमांड बहुत रहने वाली है, एंड इट इज गोना इंक्रीज एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। तो इंडिया में अगर मुझे एआई, देखिए आप वर्ल्ड मार्केट देखिए, ताइवान देखिए, कोरिया देखिए, ये ऑल टाइम हाईज निकाल रहे हैं। मतलब अगर हम 26,300 वाले हाई, पहले तो इस रन में ये 70 75% ये पहले बड़े हुए हैं। हम नीचे से, मतलब अगर हम 21,800 से बोले तो हम 10% तेज हैं, ये 80% 70% तेज है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जो भी इकोनॉमीज या जो भी कंपनीज इस नए डिसरप्शन को जल्दी अडॉप्ट कर पा रही हैं, मार्केट उनको एक अच्छा प्राइस दे रहा है। तो अगर इंडिया में हमें एआई थीम खेलना है या इंडिया में हमें देखना है कि इस थीम में कौन सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स ये जो एंसिलरीज हैं, जो पावर एंसिलरीज हैं, ऑल दीज पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दे विल डू फिनोमिनली वेल, बिकॉज आने वाले टाइम में एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गोना बी ऑपरेटेड आउट ऑफ पावर। ओके, एक दो प्रश्न और लेता हूँ यहाँ पर। आपने मेटल्स की बात करी, आई मीन कमोडिटीज़ में, मैं इस पे इनफेक्ट आ ही रहा था। अच्छा, ये पोस्ट वॉर या फिर एक ऐसा दौर जब यूएस में इन्फ्लेशन फिर बढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए नए फेड गवर्नर आते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? आई मीन गोल्ड कैसा किरदार निभाएगा? राइट नाउ इट्स 150, 1,50,000 के आसपास। गोल्ड पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, क्या है कि जो दोनों प्रेशियस मेटल्स है ना, दे रैन अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में जो एग्जूबरेंस, हम अगर आपने पहले भी याद करें तो हम एग्जूबरेंस को बहुत ट्रैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड में दोनों में एक एग्जूबरेंस हुई पीछे। और मतलब आप देखिए, सिल्वर तो मेरे ख्याल से 3-3.5 गुना हो गया था 4-5 महीनों में। तो कहीं ना कहीं उसका बर्न इनको थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस आप वॉर में भी देखिए, अगर इस बार वॉर हुई, जनरली गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स, बट इस बार गोल्ड भी साथ में एग्जैक्टली टूट रहा था। वाई? बिकॉज थोड़ा सा उसमें एग्जूबरेंस आगे देखने को मिल रही थी। तो गोल्ड का बिहेवियर, जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो चेंज हो गया। बट ओवरऑल क्या गोल्ड अपने हाई से वापस ऊपर काम कर सकता है? हमें गोल्ड के लिए लगता है, सिल्वर के लिए नहीं।
ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू हो गया। अच्छा अनिरुद्ध जी, एम्फी डेटा आया आज और काफ़ी इंप्रेसिव आंकड़े आए। मतलब मार्च में मार्केट गिरा लेकिन निवेशकों ने अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपीज बंद नहीं की, इनफैक्ट वो अब ऑल टाइम हाई पर है। एक और चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव रही, दैट इज़ ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग लौटी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप बता सकें कि किसका पलड़ा भारी है, अगर थोड़ा सा बता सकें आप, थोड़ा और दिशा दे सकें, तो क्या बताएंगे सर? मैम ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। देखिए 9 तारीख से ये फिनोमेना इन प्लेस है, जहां पे हमने देखा कि 9 मार्च से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एंड दैट बिकम्स अ फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट में ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक है। निफ्टी को तोड़ के ओवरऑल फियर क्रिएट किया जा रहा है और एफआईआईज जो कि निफ्टी में ज्यादा बाय करते हैं, निफ्टी स्टॉक्स में ज्यादा बाय करते हैं, अब सेलिंग में वही बचे और वो भी हमें लगता है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही है। और जो एम्फी के डेटा की आपने बात करी, वो मैम मुझे ऐसा लगता है ये वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एम्फी का डेटा ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर को समझ आ गया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं आर्बिट्राज फंड में लगा लूंगा। आर्बिट्राज फंड में 6.5-7% लेके मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या मुझे बिजनेस इनकम वाले जो एफडी में लॉस होते हैं वो नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, वी आर वेरी बुलिश ऑन द financialization of assets, all these distributors and AMCs and stuff। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर आने वाले टाइम में भी डेटा बढ़ के ही आएगा। तो यहाँ पर एम्फी की डेटा पे बात भी हो गई, गोल्ड की बात भी हो गई। बस एक प्रश्न आपसे अल्टीमेटली और पूछूंगा। मतलब एक तो बास्केट जो कि 2021 से लेकर 22, 23, 24, 25 तक बड़ी स्मूथ रिटर्न देके लौट गई थी, उसमें भी इस बार 22, 23, 25% का रिट्रेसमेंट था। दैट वाज हॉस्पिटल स्टॉक्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कितना 20-22% का करेक्शन हायर लेवल से है यहाँ पे अक्टूबर से। हॉस्पिटल स्टॉक्स में डैमेज था, होटल्स में डैमेज था। इन थीम्स के अंतर्गत आपने अपने पीएमएस में क्या इंक्लूड किया हुआ है? सर हॉस्पिटल और होटल्स में से मेरे पास एक्चुअली कुछ है नहीं, क्योंकि इनमें मुझे ये तो समझ आता है कि हाँ देयर आर हेज अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड इंडिया में इनमें ग्रोथ आएगी, पर कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव भी है इंडिया में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसकी दिखती है। इसलिए ये पोर्टफोलियो में इतनी है हमारे। लेकिन अगर हम ये बोले क्या ये सेक्टर्स अगले 2 से 3 साल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ स्टॉक मार्केट्स में दे सकते हैं, मतलब 12% प्लस की ग्रोथ दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये दे सकते हैं। हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इसलिए हम इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट हॉस्पिटल्स एंड बोथ होटल्स, बोथ ऑफ दीज मार्केट्स इन इंडिया आर ग्रोइंग एंड विल कीप ऑन ग्रोइंग। ओके, तो ये बात हो गई हॉस्पिटल्स और साथ ही होटल स्टॉक्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्पेसेस पर, साथ ही मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। अब